बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन अवैध धान जब्त होने की खबर भी लगातार सामने आ रही है। वहीं अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन भी हो रहा है। बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प की भी स्थिति देखने को मिली। सरकार ने छत्तीसगढ़ के सड़क को दुरुस्त करने की डेडलाइन भी तय कर दी है। वहीं बालोद में सड़क निर्माण को लेकर अनियमितताएं भी सामने आ रही हैं। रायपुर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन होने वाला है। छत्तीसगढ़ की ये तमाम खबरें आपके शहर के रिपोर्टर आपको दिखा रहे हैं, जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में डायल 112 की सेवा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। जहां 450 आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सीपीआर, फर्स्ट एड और आरएफटी जैसे कई महत्वपूर्ण चीजें भी सिखाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में डायल 112 सेवा को तेज और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रायपुर में 17 जिलों के 450 से अधिक आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण उन्हें तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने पर केंद्रित है। सीडैक के विशेषज्ञों ने पुलिस स्टाफ को पीएफटी सिस्टम और ईआरयू संचालन की विस्तृत जानकारी दी। कॉल रिसीव से लेकर मौके पर टीम भेजने तक हर स्टेप को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। आईआरएफ टीम ने कर्मचारियों को फर्स्ट एड, सीपीआर, गोल्डन आवर की समझ और बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि बीएलएस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। इससे त्वरित कार्रवाई होगी, साथ ही साथ लोगों तक जल्दी सुविधा भी पहुंच पाएगी। अब देखना यह होगा कि कितना जल्दी 112 सेवा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होती है। छत्तीसगढ़ की सड़कें अब चकाचक होने वाले हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मरम्मत के लिए, सड़क चौड़ीकरण के लिए अलग अलग तरीके से एक बड़ा राशि सड़कों के लिए जारी हुआ है। क्या है सरकार का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिसंबर तक का टारगेट लिया है, जहां प्रदेश की सड़कें आपको चमकती नजर आएंगी। सड़कों के खस्ता हाल की शिकायत दूर करने के लिए सरकार ने दिसंबर तक का डेडलाइन तय कर लिया है। बकायदा पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्माण और मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री अरुण साव ने इस मामले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि सड़क को दुरुस्त करने के लिए 700 से अधिक टेंडर जारी किया गया है। इस दौरान 250 करोड़ सिर्फ सड़कों के मरम्मत के लिए पैसे जारी कर दिए गए हैं। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, दिसंबर तक का समय तय कर लिया गया है। अब दिसंबर के बाद किस तरीके से प्रदेश की सड़कों पर आवागमन होता है या लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा मुकेश सावड़े के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। बालोद जिला मुख्यालय के दल्ली चौक से लेकर रेलवे फाटक तक बनने वाले सड़क और डिवाइडर को लेकर लगातार अनियमितता की शिकायत मिलती रही। बावजूद इसके न ही विभागीय जिम्मेदारों ने सुध ली और न ही ठेकेदार ने सबक ली। बालोद जिला मुख्यालय के दल्ली चौक से लेकर रेलवे फाटक तक बनने वाले सड़क और डिवाइडर निर्माण में लगातार अनियमितताएं की शिकायतें मिल रही हैं। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। लगभग 791 लाख की लागत से बनने वाली सड़क और डिवाइडर का निर्माण मेसर सेवा सिंह ओबरॉय एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। 25 जून से निर्माण कार्य शुरू होने के बावजूद अब तक कुछ ही काम हो पाया है। दीपावली के दौरान सड़क खोदकर रख दी गई, जिससे शहर वासियों को परेशानी हुई। सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर सांसद भोजराज नाग और कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने भी विभागीय जिम्मेदारों को फटकार लगाई। देखने वाली बात होगी कि कब तक सड़क और डिवाइडर की स्थिति सुधर पाती है। डिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज। महासमुंद में सहकारी समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। यह तस्वीर देखिए, सरायपाली बसना के समिति के कर्मचारी आज सरायपाली पहुंचे, जहां उन्होंने समिति के पदाधिकारी राजेश प्रधान की कल देर रात हुई गिरफ्तारी का विरोध किया है। कर्मचारियों ने राजेश प्रधान को थाने से छुड़ाने की मांग की है। वहीं इस मामले में सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने भी पहुंचकर कर्मचारियों का साथ दिया। आपको बता दें, कर्मचारियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों की मांग है कि 2024-25 और 25-26 में समितियों का सुकत भुगतान किया जाए। प्रत्येक समितियों को एमपी शासन की तरह 3 लाख का अनुदान राशि मिले। राशन दुकान में 3% का सुकत और कंप्यूटर ऑपरेटरों को 12,000 माह का वेतन भुगतान हो। समिति के कर्मचारियों की मांग तूल पकड़ते जा रही है और इस मामले में जिस प्रकार से उनके पदाधिकारी पर एक्शन हुआ है, उसके बाद और दिलचस्प हो जाता है कि शासन प्रशासन इस पर कैसे नियंत्रण पाते हैं।
गरियाबंद में अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर बुलडोजर चला है और ये कार्रवाई तब हुई है जब बार बार नोटिस देने के बावजूद इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर एक्शन की तस्वीरों को देखिए। अवैध निर्माण करने वालों को 4 बार नोटिस दिया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, लिहाजा अब प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। ग्राम पंचायत पांडुका में अवैध अतिक्रमण करने वाले 17 घरों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिला। महिला और पुलिस बल के बीच झड़प की स्थिति भी बनती दिखाई दी। बुलडोजर कार्रवाई के दरमियान लोगों में जाहिर तौर पर आक्रोश देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि जिन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, आखिर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या तलाशते हैं। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाद, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। अंबिकापुर में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश तिवारी के साथ मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। आरोपी हवलदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग ब्राह्मण समाज के द्वारा की जा रही है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना के प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप ने राजेश तिवारी के साथ मारपीट की थी। संतोष कश्यप पर आरोप है कि उसने राजेश तिवारी की कैंसर पीड़ित पत्नी और बेटे के साथ भी विवाद किया। पूरी घटना कार को साइड देने को लेकर उपजे विवाद के बाद शुरू हुई। इस घटना में राजेश तिवारी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। इस मामले पर ब्राह्मण समाज ने साफ तौर पर जाहिर किया है कि अगर इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो और आने वाले दिनों में आंदोलन और प्रदर्शन करेगा। ज्ञापन सौंपा गया और इस पूरे मामले को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पहले भी कई पुलिसकर्मियों पर इस तरीके से मारपीट करने का आरोप लग चुका है और कहीं न कहीं खाकी इससे दागदार हुई है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और क्रिकेट के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ में जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने नजर आने वाले हैं। तारीख 30 दिसंबर, स्थान शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच में हजारों क्रिकेट प्रशंसकों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। बकायदा क्रिकेट मैच को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि क्रिकेट प्रशंसकों के लिए 22 नवंबर से मैच की टिकट मिलनी शुरू हो जाएगी। क्रिकेट प्रशंसक 1500, 2500, 3000 और 3500 में टिकट खरीद सकेंगे। वहीं छात्रों के लिए 800 रुपए में टिकट बुकिंग की छूट दी गई है। बकायदा टिकट बुकिंग के लिए आप www.ticket.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भी टिकट बुकिंग की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो गई है और इसी के साथ एक बार फिर सामने आ रही है हर साल की वही बड़ी चुनौती, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से अवैध धान की आवक को रोकना। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोर पकड़ चुकी है। गौरेला, पिंडरा, मारवाही जिले में किसानों से धान खरीदने के लिए 20 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी चिंता है मध्य प्रदेश से आने वाला अवैध धान, जो हर साल स्थानीय किसानों के हक को नुकसान पहुंचाता है। अवैध धान को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बैरिकेड और चेक पोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन व्यवस्था में एक बड़ी खामी सामने आई है। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रक या व्यापारी एमपी से अवैध धान लाता है और किसी स्थानीय किसान के नाम पर बेच देता है तो सीमा के अंदर बने ये चेक पोस्ट उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। इससे अवैध कारोबार पर रोक की उम्मीद कम हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब धान पहले ही छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हो चुका होगा तो ये चेक पोस्ट उसे कैसे रोक पाएंगे। इसलिए जरूरत है सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। आज 17 नवंबर को धान खरीदी होनी थी, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में मैं आपको अवस्था दिखाता हूं। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह पटौद का धान खरीदी केंद्र है। आप देख सकते हैं। प्रबंधक और ऑपरेटर के हड़ताल में जाने से कांकेर जिले में धान खरीदी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कई जगहों पर 2 दिन बाद भी धान खरीदी जिले में शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राजस्व और कृषि कर्मचारियों की धान खरीदी केंद्र में ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे गाँव पटौद धान खरीदी केंद्र ऐसा लगता है मानो कचरा केंद्र रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ अब तक कोई साफ सफाई नहीं हुई। किसान खरीदी केंद्र टोकन कटाने आ तो रहे हैं, लेकिन मायूस होकर वापस लौट जा रहे हैं।
अब संशय की स्थिति है कि किस तरीके से कांकेर जिले में जो है धान खरीदी होगा और किसानों की जो उपज है उसको लिया जाएगा। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। गरियाबंद में एक बार फिर अंधविश्वास और झोला छाप डॉक्टरों के जानलेवा इलाज से 3 मासूमों की मौत हो गई है। मैनपुर के धनोरा गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि परिवार के मुखिया डमरूधर नागेश अपने बच्चों के साथ मक्का तुड़ाई के लिए ससुराल गए थे। वहीं बच्चों को तेज बुखार आया और बीमारी ने उन्हें तेजी से घेर लिया, जिसके बाद इलाज के लिए सही अस्पताल जाने के बजाय पहले झोला छाप डॉक्टर से दवा ली गई और गांव लौटकर झाड़ फूक पर भरोसा किया गया, जिसके बाद 11 नवंबर को 8 साल की अनीता की मौत हो गई। परिवार संभल पाता इससे पहले 13 नवंबर को 7 वर्षीय बेटे की भी सांसें थम गई। उसी दिन कुछ घंटों के भीतर 4 साल का गोरेश्वर भी नहीं बच पाया। स्वास्थ्य सेवाओं की चेन जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक इस तरह से अंधविश्वास जो है अधूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी नजर आते रहेगा और इस तरह से जान जाती रहेगी। अब सवाल उठता है कि क्या इन 3 बच्चों के मौत के बाद प्रशासन क्या कोई ठोस कदम उठाएगा?